हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि सब सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई भी नियमित, संयमित और तेजी से जारी रखे होंगे। आज मैं जो प्रश्नों की श्रृंखला लेके आप लोगों के बीच में आया हूं वो है बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बुद्धि के सिद्धांतों में सबसे ज्यादा अगर कोई सिद्धांत रिपीट हुआ है तो वो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है बार बार रिपीट हुआ है। और कई बार प्रश्न, मतलब कि पुराने पेपरों को उठाकर देखा जाए तो मैक्सिमम प्रश्न जो बुद्धि वाले चैप्टर से रिपीट हो रहे हैं वो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न जनरेट हो रहे हैं और पूछे भी गए हैं। तो आज की इस श्रृंखला में मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूं और वैसे ही प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। हाँ, समय जरूर लग जाता है क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं खुद अकेले हूं। जो प्रश्नों की श्रृंखलाएं भी इकट्ठी करनी है, पीपीटी भी बनानी है, क्लास भी बढ़ानी है, सारी चीजें अरेंजमेंट भी खुद ही करना होता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा वीडियोज एक दिन की जगह 2 दिन की जगह थोड़ा सा लेट हो जा रहा है और बहुत सारे कामों की वजह से। ठीक है, तो आइए देरी न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जो हार्वर्ड गार्डनर, या हम कहें कि हार्वर्ड गार्डनर मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बार बार इसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी और जो 8-9 बुद्धि के सिद्धांत हैं, सारे सिद्धांतों को सम्मिलित करके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उन प्रश्नों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ये है कि ये कथन और कारक से संबंधित है। और कथन और कारक से संबंधित है कि पहले कथन देखना है और कारण देखना है और देखना है कि कौन किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, देखिए कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, जो पारंपरिक आईक्यू परीक्षण जो होता है ना, जो बुद्धि परीक्षण का सूत्र है आप लोगों को पता होगा, है ना, वास्तविक आयु मानसिक आयु 100, है ना। तो उसी में से कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पारंपरिक आयु परीक्षणों की सीमाओं को चुनौती देता है। एकदम सही। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुबुद्धि की बात की, किसी एक विशेष पक्ष की बात नहीं की, इसलिए अपने आप में वो क्या है, स्वयं चुनौती है। दूसरा कथन है कि गार्डनर का मानना है कि बुद्धि केवल भाषा और गणित तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कई स्वतंत्र प्रकारों में व्यक्ति के अंदर क्या होती है, विद्यमान होती है। अगर गार्डनर की बात करेंगे दोनों सही है, क्योंकि बहुबुद्धि आईक्यू पारंपरिक परीक्षणों की सीमाओं को चुनौती भी देता है। और गार्डनर क्या है कि क्यों देता है, क्योंकि बुद्धि केवल भाषा और गणित तक सीमित नहीं है बल्कि कई स्वतंत्र प्रकारों में विद्यमान है। इसलिए कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक शिक्षक ने देखा कि कक्षा 5 की रीमा गणित की समस्याएं हल करने में क्या है, कमजोर है। थोड़ा सा आपको यहां ध्यान देना कि रीमा जो है गणित में क्या है, कमजोर है, लेकिन वह सुंदर चित्र बनाती है, मानचित्र आसानी से पढ़ लेती है और पहेलियां जल्दी हल कर लेती है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार रीमा जो है कौन सी बुद्धि प्रबल है, या रीमा में कौन सी बुद्धि की मात्रा अधिक है। थोड़ा सा ध्यान देना, उसकी जो तार्किक एवं गणितीय समस्या वो क्या है, कमजोर है। लेकिन अगर हम देखें कि जो उसके मानचित्र पढ़ने वाली जो बुद्धि है वो भी तेज है, पहेली हल करने वाली बुद्धि वो भी तेज है, साथ में सुंदर चित्र बना लेती है। तो जो हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धियां हैं उनमें से वो कहां से मिल रही है। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखें कि तार्किक गणितीय बुद्धि। अब तार्किक गणितीय बुद्धि की बात करेंगे तो यहां से गणित में वो क्या है, कमजोर है, तो वो तो एक्टिव है ही नहीं। भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि में उसको बोलना है नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। ये क्या है, दृश्य स्थानिक बुद्धि है। क्या है, दृश्य स्थानिक बुद्धि उसकी क्या है, बहुत तीव्र है। इस वजह से क्या करें, मानचित्र भी तेजी से पढ़ ले रही है, सुंदर चित्र भी बना ले रही है और पहेलियां भी जल्दी क्या कर ले रही है, हल कर ले रही है। क्यों, दृश्य स्थानिक में पहेलियां हल करना और सुंदर चित्र बनाना कैसे होगा, क्योंकि वो जैसी चीजों को, जैसी समस्याओं को देख रही है उसी के अनुसार वो समस्याओं का क्या कर रही है, समाधान भी कर ले रही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी सही है। ठीक है, आगे हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखना है आपको कि 4 कथनों में से एक कथन है जो गार्डनर की बुद्धि के अनुसार सही है, बाकी 3 क्या है, गलत है। ये कह रहे हैं कि बुद्धि के प्रकार
जन्मजात होते हैं और जीवन भर अपरिवर्तित रहते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जन्मजात नहीं होते, अगर क्योंकि बुद्धि की अगर हम बात करें कि जन्मजात है कि अर्जित है, तो दोनों से क्या है, मिला जुला रूप है, जन्मजात नहीं। बुद्धि के विभिन्न प्रकार अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग वातावरण में अलग अलग विकसित हो सकते हैं। भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धि अन्य सभी बुद्धियों से क्या है, श्रेष्ठ है? बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो गणित और तार्किक गणितीय बुद्धि और जो क्या हो अन्य बुद्धियों से तेज हो, बिल्कुल नहीं। बहुबुद्धि सिद्धांत केवल बच्चों पर लागू होता है, वयस्कों पर नहीं, बिल्कुल गलत। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है कि बुद्धि के जो विभिन्न प्रकार हैं, इन्होंने जो बुद्धि के विभिन्न प्रकार की बताए हैं कि अपने आप में स्वतंत्र हैं, तो अगर जहां की जैसी संस्कृति है और वैसा वातावरण है, वो संस्कृति कल्चर और वातावरण के हिसाब से क्या है, भिन्न हो सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अंतर्वैयक्तिक सामाजिक, जिसको हम बोले अंतर्वैयक्तिक सामाजिक बुद्धि को सबसे अच्छी तरह क्या करती है, दर्शाती है? आप यहां पर दो चीजें ध्यान रखिए, एक अंतर्वैयक्तिक, एक अंतरावैयक्तिक। या अंतरावैयक्तिक की बात करेंगे जिसको हम अंतःवैयक्तिक भी बोलते हैं, है ना। एक होगा इंटरपर्सनल, दूसरा होगा इंट्रापर्सनल। इंटर मतलब एक से दूसरे में, और इंट्रा मतलब अपने आप में। आप लोग कंप्यूटर की दुनिया में भी पढ़े होंगे, एक इंट्रानेट पढ़ते हैं, दूसरा इंटरनेट पढ़ते हैं। इंटरनेट मतलब संपूर्ण विश्व में एक जो जाल फैला है, और इंट्रानेट मतलब एक विशेष संस्थान में अंदर ही अंदर के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो। तो वैसे इंट्रा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतर्वैयक्तिक, या इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, सामाजिक। बुद्धि को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है क्या, कि स्वयं की भावनाओं और प्रेरणाओं को समझना। यहां पर जब सामाजिक की बात आएगी, क्योंकि ये इसलिए लिख दिया गया है कि आपको समझ में आ जाए, हालांकि आप अंतर्वैयक्तिक को समझिए कि एक से दूसरे में, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे के विचार अपने आप में हो जाएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, समाज के लोगों को समझना, समाज के लोगों की भावनाओं को समझना, अपनी भावों को बताना, उनके दुख सुख पीड़ा को समझना, ये क्या है, अंतर्वैयक्तिक है। तो यहाँ पर स्वयं शब्द है, इसलिए ये क्या है, गलत है। यहाँ पर दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को समझना और उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना। प्राकृतिक वातावरण में वस्तुओं को पहचानना और वर्गीकृत, बिल्कुल नहीं। ध्वनि, स्वर, ताल और संगीत में संवेदनशीलता, बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि जब अंतर्वैयक्तिक की बात करेंगे, इंटरपर्सनल की बात करेंगे, जिसमें हम लोग दो या दो से अधिक लोगों के बीच की जो विचार हैं, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उनको व्यक्त करना और उनको समझने की प्रक्रिया किसमें होती है, अंतर्वैयक्तिक में होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक छात्र पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को पहचान सकता है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक छात्र पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को क्या करता है, पहचान सकता है। उनकी आवाजों में भी अंतर बता सकता है, और स्कूल के बगीचे में पौधों की देखभाल करना पसंद करता है। जब गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार देखेंगे तो इस छात्र में कौन सी बुद्धि क्या है, प्रबल है, या कौन सी बुद्धि की अधिकता है। संगीत में क्या है, लय, ताल, तुक, है ना, ये है नहीं। पीस क्या है, कौन सी बुद्धि है, ये प्राकृतिक बुद्धि है। कौन सी, प्राकृतिक बुद्धि की बात करते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कि जिसमें नेचर से प्राप्त वस्तुएं, उनको बारे में व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक बुद्धि। और जितनी चीजें वर्णित हैं सब कैसे नेचर से संबंधित हैं, इसमें छात्र में कौन सी प्राकृतिक बुद्धि क्या है, बहुत तेजी से प्रबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार अंतरावैयक्तिक है ना, जहां पर आत्म, या इसी को आप लोग कहीं पर देखेंगे अंतःवैयक्तिक भी देखेंगे। क्या बोलेंगे, अंतःवैयक्तिक। ठीक है, तो क्या करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार अंतरावैयक्तिक या आत्म जिसको बोलेंगे, इसी को बोलते हैं इंट्रापर्सनल या सेल्फ। बुद्धि का सबसे अच्छा संकेतक कौन सा है, कि समूह चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी। समूह चर्चा में सक्रिय भागीदारी मतलब दो या दो से अधिक लोग मिल गए, तो ये क्या होगा, इंट्रापर्सनल नहीं होगा, ये इंटरपर्सनल की बात कर रहा है। यहां पर क्या है, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को सटीक ज्ञान के साथ व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना। जटिल गणितीय समस्याओं को तार्किक रूप में हल करना, बिल्कुल नहीं।
नए वातावरण में आसानी से दिशा ढूंढ लेना बिल्कुल नहीं, क्योंकि नए वातावरण में जाएगा तो क्या, जब व्यक्ति इंटरपर्सनल बुद्धि का ज्ञाता होगा, है ना, बाह्यमुखी व्यक्तित्व का होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि जब व्यक्ति अपनी शक्तियों या अपनी कमजोरियों को सटीक ज्ञान के साथ व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना, या जिसमें आप लोग बोलता है कि मैं खुद को जानता हूं कि मैं क्या हूं, खुद की शक्तियों को पहचानने की प्रक्रिया क्या है, इंट्रापर्सनल है। क्या है, इंट्रापर्सनल है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरावैयक्तिक, या इसी को बोलते हैं सेल्फ या आत्म। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक विज्ञान शिक्षक, एक साइंस का टीचर पानी के चक्र, वाटर साइकिल को पढ़ाते समय छात्रों से चित्र बनाने, एक नाटक मंचित करने, एक गीत रचने और एक प्रयोग करने के लिए कहता है। यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। कहने से तात्पर्य है कि एक साइंस का टीचर है जो बच्चों में जल चक्र पढ़ा रहा है, तो कह रहा है कि जल चक्र का एक चित्र बनाओ, एक नाटक मंचन करो, मतलब कहने से तात्पर्य कि पानी बचाने के लिए, जल चक्र के लिए आप एक नाटक करो। साथ ही कह रहा है कि ये गीत रखो। ये प्रयोग किस लिए कहता है, और यह देखा जाए तो यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है? बिल्कुल नहीं। क्या ये वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। क्योंकि बहुबुद्धि की बात करेंगे तो एक चित्र बनाने की बात आएगी, एक नाटक करने के लिए स्क्रिप्ट लिखना और उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से मंचन करना की प्रक्रिया आएगी, और गीत रचने की बात आएगी। ये क्या है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत की बात कर रहा है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कक्षा 4 का एक छात्र है जिसका नाम अर्जुन है। वह हमेशा बैठने के बजाय खड़ा रहना या हिलना डुलना पसंद करता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अर्जुन को बैठने की जगह खड़ा रहना क्या है, ज्यादा पसंद है। वो खड़ा रहना, हिलना डुलना और प्रयोगशाला में हाथों से काम करने वाली गतिविधियों में उत्कृष्ट है, और खेल प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करता है। अर्जुन की प्रबल बुद्धि क्या है, कहने से तात्पर्य है, आप समझ लीजिए कि अर्जुन नाम जो व्यक्ति स्टूडेंट्स है वो शांत बैठता ही नहीं है, हमेशा हिलता डुलता रहता है। प्रयोगशाला में जाता है तो चीजों को उठाता पटकता रहता है, चीजों को छूता रहता है, एक स्थान से दूसरी स्थान पर रखता रहता है। उसके अंदर कौन सी बुद्धि है, क्या वो मानसिक, कौन सी बुद्धि उसकी एक्टिव है, शारीरिक बुद्धि है कि अंतरावैयक्तिक बुद्धि है कि दृश्य स्थानिक बुद्धि है कि तार्किक गणितीय बुद्धि है। जब ऐसी कंडीशन वाला व्यक्ति मिल जाए, ऐसा करता कोई बच्चा बार बार दिखे जिसको लोग आप बोलते हैं कि बड़ा शैतान है, शांति नहीं रहता है, तो कौन सी, अंतरावैयक्तिक है नहीं, है ना, इंट्रापर्सनल है नहीं, क्योंकि खुद के बारे में बात कर नहीं रहा है। शारीरिक गतिक बुद्धि, वो कौन सी बुद्धि है, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। वो कौन सी, शारीरिक गतिक बुद्धि है, क्योंकि वो एक जगह पर एक ही स्थिति पर शांत नहीं रह रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक, आगे हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भाषाई बुद्धि को सबसे कम संबोधित करती है। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भाषाई बुद्धि की बात करेंगे, किसकी, भाषाई बुद्धि की बात करेंगे, तो इसमें से बात कर रहा है कि सबसे कम संबोधन। कहने से तात्पर्य है कि चारों विशेषताएं बता रही हैं कि जिससे भाषा का पता चलता है कि बच्चे में भाषाई विकास कैसे हुआ है, लेकिन चारों में से सबसे कम कौन सी एक्टिविटी से पता चलेगा कि भाषाई विकास क्या है, कम है। एक कहानी लिखना, अब सोचो कि जिसका भाषाई विकास बहुत तेजी से होगा, शब्द बहुत ज्यादा होंगे, स्थान बहुत अच्छे से पता होंगे, वही क्या कर पाएगा कि एक कहानी लिख पाएगा। एक वाद विवाद में भाग लेना, जिसके पास भाषा शब्द तर्क बहुत ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, वाद विवाद में भी भाग ले पाएगा। एक गणित की समस्या को हल करना, एक कविता का विश्लेषण करना, जब शब्द ज्यादा होंगे तो क्या करेगा, कविता का विश्लेषण भी कर पाएगा। लेकिन कहीं पर भी गणित की समस्या को हल करने के लिए बहुत ज्यादा भाषा की आवश्यकता नहीं है, इसमें तर्क की और समस्या समाधान की आवश्यकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि गणित की समस्या को हल करने में भाषा का विकास बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि तार्किक गणितीय बुद्धि, कौन सी, तार्किक गणितीय बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या है ना। तार्किक गणितीय बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या है, तो शब्दों का प्रभावी उपयोग करना, ये भाषाई बुद्धि में होगा। शब्दों का प्रभावी उपयोग किसमें होगा, भाषाई बुद्धि में होगा। स्वर, ताल और लय को पहचानना, ये कौन सी, संगीतमय बुद्धि का होगा। ठीक है। तर्क करना, गणितीय समस्याएं हल करना और वैज्ञानिक विश्लेषण करना, मतलब वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ये किसका, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्या है, विशेषता। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। दृश्य जानकारी को समझना और मानसिक छवियां बनाना, ये नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक शिक्षक क्लास में क्या कर रहा है, एक शिक्षक गुणन सारणी सिखाने के लिए, कहने से तात्पर्य है कि जो टेबल्स है, पहाड़े हैं, उनको सिखाने के लिए छात्रों से तालियों के साथ साथ गाना गाने, शारीरिक गतिविधियों, कूदना, कदम गिनना का उपयोग करने और रंगीन चार्ट बनाने को कहता है। यह रणनीति किस सिद्धांत पर आधारित है। कहने से तात्पर्य है कि एक बच्चे के लिए शिक्षक ऐसी रणनीति बना रहा है कि बच्चों को टेबल सिखाना है, लेकिन डायरेक्ट बैठ करके अमूर्त रूप में टेबल ना रटा करके हमें क्या करना है कि बच्चों से ताली बजवाना है, ताली काउंटिंग करवाना है, उनके कूदने के कदमों को काउंटिंग करवाना है, या चित्र बनवाएंगे। इस गतिविधि, ये कौन सी रणनीति किस सिद्धांत पर आधारित होगी, है ना। तो क्या प्रबल, ये क्या है कि प्रबल बुद्धि के माध्यम से कमजोर बुद्धि को सशक्त बनाना, मतलब बिल्कुल नहीं। विभिन्न बुद्धियों को संबोधित करके सीखने को बढ़ाना, केवल तार्किक गणितीय बुद्धि पर ध्यान केंद्रित करना, या रटंत विधि को प्रोत्साहित करना। देखो, जब वो अमूर्त रूप से आप लोग पढ़ते हैं ना, 2 का 2, 2 2 जा 4, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये रटंत विधि है, ये बिल्कुल नहीं है। केवल तार्किक गणितीय बुद्धि पर ध्यान केंद्रित करना, यहाँ पर केवल तार्किक किस लिए नहीं है कि गुणन सारणी सिखाने के लिए। यहाँ पर ये नहीं है कि 2 + 2 = 4, मतलब 2 × 2 = 4, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। वो क्या हो रहा है कि उसमें क्या करें कि तालियों की काउंटिंग बता रहे हैं ना, शारीरिक गतिविधियों को बता रहे हैं, कूदना, कदम गिनना बता रहे हैं, रंगीन चार्ट बनाने को कह रहे हैं। ये क्या होगा कि जो विभिन्न प्रकार की बुद्धियां हैं, उन बुद्धियों को संबोधित करके सीखने को क्या कर रहे हैं, टीचर बढ़ावा दे रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, क्योंकि वो एक साथ कई बुद्धियों को, क्या, ताली बजाना, शारीरिक गतिविधियां करना और रंगीन चार्ट बनाना, मतलब कई चीजों को मिलाकर के एक चीज सिखा रहा है। इसलिए विविध विधियों को क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत है, उसका भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि, है ना, जो बहुबुद्धि सिद्धांत भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत उपयोगी है विशेष रूप से, क्योंकि यह केवल भाषा और गणित पर ध्यान केंद्रित करता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुबुद्धि ने किसी भी एक पॉइंट्स को बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत है। यह भारतीय संस्कृति में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण बुद्धियों, संगीत, अंतर्वैयक्तिक को मान्यता देता है। यह सभी छात्रों के लिए एक ही तरीके से पढ़ाने की सिफारिश करता है, बिल्कुल नहीं। यह मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर होता ये आईक्यू के लिए अपने आप में एक चुनौती नहीं होता पारंपरिक में, इसलिए यह भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। कि भारतीय संस्कृति में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण बुद्धियों, संगीत और अंतर्वैयक्तिक को क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। इसलिए क्या है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में ये क्या है, उपयोगी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अस्तित्ववादी बुद्धि को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। कौन सी बुद्धि को, अस्तित्ववादी बुद्धि को। अब जब अस्तित्ववादी बुद्धि की बात आएगी तो क्या यह गणित को समस्या को कैसे हल करें यह बताता है अस्तित्ववादी बुद्धि, बिल्कुल नहीं। जब गणित की समस्या को हल करने की बात आएगी तो कौन सी, तार्किक एवं गणितीय बुद्धि की बात करेगा, अस्तित्ववादी बुद्धि नहीं है। मैं इस चित्र में कौन से रंगों का उपयोग करूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस खेल में जीतने के लिए क्या रणनीति अपनाऊं। जब अस्तित्ववादी बुद्धि की बात आती है, अभी हालांकि इसको पूर्ण रूप से भी मान्यता नहीं मिली है, ठीक है, लेकिन अस्तित्ववादी बुद्धि की बात आएगी तो जहां पर विचारधारा आती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है मेरे, आत्मा और परमात्मा क्या है,
मेरी उपस्थिति क्या है, जब ऐसी विचारधारा आती है तो उसको क्या बोलते हैं, अस्तित्ववादी बुद्धि। क्या बोलेंगे, अस्तित्ववादी बुद्धि। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, यह कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आएगा, वो आएगा अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि जब हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत और पारंपरिक बुद्धि सिद्धांत की, जो इसमें से जी फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो जी फैक्टर के बीच मुख्य अंतर क्या है। जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है जिसमें सिर्फ जी फैक्टर बताया गया है ना, जी और एस आ गए तो दो कारक हो गए। तो जब जी फैक्टर की बात आ रही है उसमें और जो बहुबुद्धि सिद्धांत के बीच का मुख्य अंतर क्या है। गार्डनर बुद्धि को बहुआयामी मानते हैं, जबकि पारंपरिक सिद्धांत इसे केवल क्या करता है, एक कारक मानता है ना। गार्डनर केवल 2 प्रकार की बुद्धि मानते हैं, जबकि पारंपरिक सिद्धांत 8 प्रकार का मानता है। ठीक है, गार्डनर का सिद्धांत केवल बच्चों पर लागू होता है, जबकि पारंपरिक सिद्धांत सभी आयु पर लागू होता है। गार्डनर बुद्धि को केवल आनुवांशिक मानते हैं, जबकि पारंपरिक सिद्धांत पर्यावरण को महत्व देता है। जब आप ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि के बहुआयामी के प्रकार की बात करेंगे, हम गार्डनर की बात करेंगे, तो ये बुद्धि को क्या मानते हैं, बहुआयामी मानते हैं। इनके अनुसार कोई फिक्स बुद्धि नहीं है। ठीक है, जबकि पारंपरिक सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि का क्या है, एक कारक है, जी कारक है, और जो पूरी तरह से क्या है, जन्मजात है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, ए सही है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15। आपको मैं बता दूं कि आज की श्रृंखला में कुल 21 प्रश्न है, 21 प्रश्न है। जो बुद्धि के सिद्धांतों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो प्रश्न थे वो बहुबुद्धि के सिद्धांत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शिक्षक मानव शरीर विषय को पढ़ाते समय कई गतिविधियां करवाता है। एक, शरीर के अंगों पर निबंध लिखना सिखाता है, हड्डियों का मॉडल बनाना बताता है, और शरीर के अंगों पर गीत गाता है, और डॉक्टर मरीज का नाटक करना भी सिखाता है। दृष्टिकोण क्या सुनिश्चित करता है, केवल भाषाई बुद्धि का विकास करना, बिल्कुल नहीं। कम से कम समय में पाठ्यक्रम पूरा करना, बिल्कुल नहीं। विभिन्न बुद्धियों वाले छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करना, केवल तार्किक बुद्धि, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या कर रहा है शिक्षक कि शरीर के अंगों पर निबंध भी लिखवा रहा है, हड्डियों का मॉडल भी बना रहा है, शरीर अंगों पर गीत भी गा रहा है, डॉक्टर मरीज का खेल भी खिलवा रहा है। इसलिए शिक्षक क्या कर रहा है कि विभिन्न प्रकार की जो बुद्धियां हैं, चाहे संगीत, अब यहाँ पर जब चित्र बनाने की बात आएगी, है ना, दृश्य बुद्धि, फिर जब डॉक्टर मरीज का खेल की बात आएगी, शरीर अंगों की गीत की बात आएगी, संगीत में बुद्धि, तो मतलब कई बुद्धियों को मिलाकर के अवसर प्रदान कर रहा है। इसलिए विभिन्न बुद्धियों वाले छात्रों को सीखने के अवसर क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि बहुबुद्धि सिद्धांत की एक वैध आलोचना यह है। वैध आलोचना मतलब कि जिसको सब लोग क्या कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो कि हाँ बहुबुद्धि सिद्धांत में एक कमी है। कौन सी है, यह बहुत सीमित है और केवल 2 प्रकार की बुद्धि मानता है, बिल्कुल नहीं। इसमें वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है और कुछ बुद्धियां वास्तव में कौशल या योग्यताएं हो सकती हैं। यह संस्कृति और पर्यावरण के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। यह केवल वयस्कों पर लागू होता है, बच्चों पर नहीं। देखो, ये तो सब कपोल कल्पित हैं। जब बात आती है कि वैध की बात आती है तो कह रहा है कि इसमें वैज्ञानिक प्रमाणों की क्या है, कमी है। इनके अनुसार वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है और जो कुछ बुद्धियां हैं वो वास्तव में कौशल या योग्यताएं क्या है, हो सकती हैं। कहने से तात्पर्य है कि जब ये बात कर रहे हैं शारीरिक गतिक बुद्धि की, जब शारीरिक गतिक बुद्धि कौशल के माध्यम से भी क्या है, विकसित हो सकती है। इसलिए कुछ विद्वान उसको कौशल, स्किल डेवलपमेंट मानते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, वो क्या है, बुद्धि है। इसलिए इसकी जो वैध आलोचना है वो कौन सी है, बी है कि इसमें वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है और कुछ बुद्धियां वास्तव में कौशल या योग्यताएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बहुबुद्धि सिद्धांत समावेशी शिक्षा को कैसे सहायता कर सकता है। जब क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आई, समावेशी शिक्षा की बात हो, तो बहुबुद्धि किस ढंग से सहायता कर सकता है। तो केवल भाषा और गणित, तो स्वाभाविक सी बात है ये 2 ही स्तर को देख रहा है, सही नहीं है। प्रत्येक छात्र की प्रबल बुद्धि पहचान कर और उसके माध्यम से शिक्षण दे करके सभी छात्रों को एक समान, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि समावेशी में सारे बच्चे अलग अलग हैं। तो जब सारे बच्चे अलग अलग हैं तो एक समान शिक्षण विधियां पॉसिबल ही नहीं है। केवल मानकीकृत परीक्षणों के आधार पर, बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि प्रत्येक छात्र की जो प्रबल बुद्धि है, कि प्रबल बुद्धि से तात्पर्य है कि किस बुद्धि की अधिकता है या किस कार्य को करने में बच्चा क्या है, हावी है। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग आगे बढ़े। 18 क्वेश्चन नंबर 18 है। अब यहां पर आप थोड़ा सा समझना, हालांकि पहले मैं इसके बारे में बता चुका हूं, अंतर वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। कह रहा है कि अंतर वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक बुद्धि के बीच मुख्य क्या अंतर है। ठीक है, अंतरवैयक्तिक बुद्धि स्वयं को समझने से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। यहां पर किसकी इंटरपर्सनल की बात होगी तो स्वयं की बात नहीं होगी, वो किसके लिए होगी, दूसरों के लिए होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत है। अंतरवैयक्तिक बुद्धि दूसरों को समझने से संबंधित है, बिल्कुल सही, अभी एक पॉइंट सही हुआ है। जबकि अंतरावैयक्तिक स्वयं को समझने से, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल गलत। अंतरवैयक्तिक बुद्धि संगीत से संबंधित है, बिल्कुल गलत। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है कि अंतरवैयक्तिक बुद्धि दूसरों को समझने और अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या है, स्वयं को समझने के लिए क्या है, उपयोगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कैरियर मार्गदर्शन में, किसी भी व्यक्ति के कैरियर मार्गदर्शन में कैसे सहायक हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है ना, कैरियर मार्गदर्शन में कैसे सहायक हो सकता है। छात्रों को केवल पारंपरिक व्यवसायों, डॉक्टर इंजीनियर की सलाह देकर के, बिल्कुल नहीं। छात्रों की प्रबल बुद्धि के आधार पर उपयुक्त कैरियर विकल्प सुझा करके, सभी छात्रों को एक ही कैरियर, बिल्कुल नहीं। केवल एकेडमिक प्रदर्शन, बिल्कुल नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि छात्रों की प्रबल बुद्धि के आधार पर उपयुक्त कैरियर विकल्प सुझा करके, कि मतलब बच्चों में किस कार्य को करने के प्रति इंटरेस्ट और किस कार्य का आउटपुट रिजल्ट ज्यादा अच्छा आ रहा है, किस क्षेत्र से संबंधित बच्चा कार्य कर ले रहा है, किस क्षेत्र से संबंधित मेमोरी तेज है, वैसा कैरियर चुनने के लिए ऑप्शन दे रहा हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप लोगों ने 3 इडियट देखा होगा। 3 इडियट में जो 3 हैं उसमें से एक राजू, एक फरहान और एक रणछोड़दार छाछड़। तो जब फरहान की बात आती है तो फरहान को फोटोग्राफी पसंद होता है, लेकिन उसके पिताजी उसको क्या करते हैं, जबरदस्ती इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो यहां पर समझना है कि फोटोग्राफी प्रबल बुद्धि है ना, कैरियर के लिए बात आ रही है कि जिसमें उसमें अंदर कौन सी प्रबल बुद्धि हो, उसी आधार पर क्या करना है, चुनाव करके बुद्धि को, व्यवसाय को चुनने का मौका देना है, कैरियर बनाने के लिए उसको मार्गदर्शन देना है। ठीक है, आगे हम देखें, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस श्रृंखला का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की श्रृंखला का, और यह है कि भारतीय कक्षा में, अब आप देख ही रहे हैं कि भारत में जो भारतीय कक्षाएं हैं वहां पर जहां छात्रों की संख्या क्या है, अधिक है, बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू करने में सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है। कहने से तात्पर्य है कि देखो, प्राइमरी में जो मानक है वो एक शिक्षक के लिए 30 बच्चे, फिर अपर में जाएंगे तो एक शिक्षक के लिए 40 बच्चे, लेकिन आप देखते हैं कि ये मानक एक क्लास में 50 बच्चे 60 बच्चे भरा है। तो यही कह रहा है कि भारतीय कक्षा में जहां छात्रों की संख्या क्या है, अधिक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू करने की सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है। तो प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाना क्या पॉसिबल है, विभिन्न बुद्धियों को संबोधित करने वाली विविध गतिविधियों को समूह कार्य के रूप में करवाना, केवल भाषा और गणित पर ध्यान केंद्रित करना, केवल व्याख्यान विधि को उपयोग करना। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाना, क्या जब हम देखें कि छात्रों की संख्या ज्यादा है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल नहीं। क्या हो सकता है पॉसिबल कि विभिन्न बुद्धियों को संबोधित करने वाली विविध गतिविधियों को समूह कार्य में क्या है, करवाया जा सकता है, या ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाए जो 7-8 प्रकार की बुद्धि हो, उससे संबंधित जो 50-60 लोगों 50-60 प्रकार से न करके 7-8 प्रकार से करना क्या होती है, आसानी हो सकती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। और आज की इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित अंतिम प्रश्न है, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित मूल 8 बुद्धियों में से नहीं है। ठीक है, अब उन 8 बुद्धियों की बात करें, इनमें से कौन सी है, भावनात्मक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि। जब बात आएगी इमोशनल इंटेलिजेंस की, इसके बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने कहीं पर बात नहीं की। उन्होंने अंतरवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक बुद्धि की बात की है, उन्होंने प्राकृतिक बुद्धि की बात की है, जो प्राकृतिक बुद्धि कौन सी है, 8वीं है, जिसको लास्ट में जोड़े हैं, और उन्होंने संगीतमय बुद्धि की बात की है, शारीरिक बुद्धि की बात की है, स्थानिक गतिक बुद्धि की बात की है। उन्होंने 8 बुद्धियों की बात की है, उस 8 में भावनात्मक बुद्धि का कहीं पर वर्णन
नहीं है। ये थे 21 वो प्रश्न जो पिछले सीटीईटी के प्रश्नों में पूछे जा रहे हैं। हाँ, ये वही प्रश्न नहीं है, उसी आधार पर प्रश्न है जिनके उत्तर या प्रश्न क्या है, दोनों से मिल सकते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भाषा और विचार से संबंधित टीईटी और सीटीईटी में। अगला हमारा जो टारगेट है सीटीईटी सितंबर ही है, तो उसमें किस ढंग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें भी 1-2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न ही पूछे जाएंगे। आप अपनी तैयारी को तेज करने के लिए और अपनी तैयारी में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वीडियो को से दूर मत हटिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू।